हाय, मेरा नाम है अब्बास और आप देख रहे हैं स्किल यूनिक। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 3 और इम्पॉर्टेंट मेथड्स के बारे में, जहां पर हम बात करेंगे राउंडिंग मेथड्स के बारे में। सबसे पहला जो मेथड हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा math.round मेथड। उसके बाद हम बात करेंगे math.seal मेथड के बारे में, फिर हम बात करेंगे math.floor मेथड के बारे में। ये तीनों मेथड हमारे लिए काम आते हैं नंबर्स को राउंड ऑफ करने में, ठीक है, या तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ या फिर नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ या फिर उनके डेसिमल वैल्यू के बेसिस पर, ठीक है। तो इन तीनों मेथड की फंक्शनिंग को किस तरह से काम करते हैं, यानी कि इनकी वर्किंग को बहुत ही अच्छे से हम लोग समझेंगे। उसके साथ कुछ प्रोग्राम्स भी करेंगे जो कि फंक्शनल होंगे, प्रॉपर होंगे, कि जहाँ पर हम समझेंगे कि यहाँ पर ये मेथड क्यों इस्तेमाल हो रहा है और किस तरह से हो रहा है, ठीक है। लास्ट में हम किसी मेथड में डिस्कस करते हुए वो सारे बाउंड्री केसेस या फिर ट्रैप केसेस के बारे में भी बात करेंगे, जहाँ पर हम जाकर के फंस जाते हैं और हम जनरल तरीके से देखते हैं तो हमारा आंसर गलत होता है, लेकिन वो ट्रैप और बाउंड्री केसेस होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि एक्सेप्शंस होते हैं और हमें वो याद ही रखने पड़ते हैं। तो उनके बारे में भी बात करेंगे ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना हो। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर बिना किसी देरी के। तो आज राउंडिंग मेथड्स के अंदर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं द सील मेथड की, ठीक है। तो ये जो हमारा सील मेथड होता है, इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल इंट्यूशन लेते हैं कि सील का मतलब क्या है, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे फ्लोर के बारे में, फिर हम बात करेंगे राउंड के बारे में। तो सबसे पहले सील के बारे में बात कर। सील के बारे में समझने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाते। इस तरह से कुछ हमारे पास नंबर लाइन होती है। हम जानते हैं मिडिल में हमारे पास 0 होता है, देन हमारे पास 1 होता है, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारे पास नंबर लाइन होती है। मिडिल में हमारे पास 0 होता है, देन 1, फिर 2, 3, 4, 5 ऑन द राइट साइड एंड ऑन द लेफ्ट साइड -1, -2, -3, -4, कुछ इस तरह से नंबर लाइन होती है, वो हमें मालूम। सील मेथड की बात कर, अगर मैं कहता हूँ सील, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे वैल्यू बताओ किस चीज की, मैंने कहा सील -5 की वैल्यू बताओ। क्या कहा मैंने? नहीं, नेगेटिव से नहीं लेते, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, कुछ सिंपल सा लेते। मैंने कहा सील 5.4 के बारे में बताओ, ठीक है। यानी अगर मैंने तुम्हें 5.4 दिया, ठीक है, एक डबल वैल्यू दी, एक डेसिमल वैल्यू दी, तो उसको नियरेस्ट इंटीजर वाली वैल्यू के साथ लेकर के आओ। अब सील में आप समझिए होता क्या है। सील में होगा कुछ ऐसा कि अगर मैंने कहा किसी वैल्यू का सील बताओ, सील वैल्यू बताओ, तो वो मुझे ये बताएगा कि स्मॉलेस्ट वैल्यू विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5.4। यहाँ पे जो मैंने नंबर दिया 5.4 की सील वैल्यू बताओ, तो उसके लिए ये क्या करेगा कि 5.4 के से बड़े और 5.4 से के बराबर जितनी भी वैल्यूज हैं उसमें मल्टीपल वैल्यूज आएंगी, उसमें से ये स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालेगा। ध्यान रखना कि ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है ये तुम्हारी इंटीजर वाली होने वाली है, ठीक है। इंटीजर वाली होने से मतलब ये है कि ये डेसिमल वैल्यू नहीं होगी, होल वाली होगी, यानी कि 5.0, 6.0, 4.0 इस तरह से, ठीक है। तो अगर मैं नंबर लाइन पर देखता हूं तो व्हाट आर दोज वैल्यूज जो 5.4 से बड़ी हैं या फिर उसके बराबर हैं। तो अगर तुम यहां पर देखो तो मेरी नंबर लाइन यहां पर 5 है, ठीक है। क्या है? 5 है। थोड़ा सा मैं नंबर लाइन के नंबर्स हटा के चेंज कर देता हूं। अब अगर तुम नंबर लाइन पर देखो तो ये बात समझ में आ रही होगी कि 5.4 कहीं ना कहीं ये 5 और 6 के बीच में यहाँ पर कहीं आ रहा होगा, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ रही है। तो 5.4 से बड़े और बराबर कौन सी वैल्यूज है? ऑफ कोर्स 5.4 इज इक्वल, एंड इसके आगे जितनी भी वैल्यूज हम देख पा रहे हैं इस नंबर लाइन पर यहाँ से यहाँ तक, वो सारी की सारी वैल्यू जो है वो 5.4 से या तो बड़ी है या तो 5.4 के बराबर है। लेकिन अब 5.4 से बड़ी या उसके बराबर तो इतनी सारी वैल्यूज हैं हमारे पास, ठीक है, लेकिन उसमें से भी सिर्फ इंटीजर वैल्यूज देखनी है। तो जब हम 5.4 से बड़े में इंटीजर यानी होल वैल्यूज देखेंगे तो मुझे दिखाई देगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन। खत्म नहीं होगा, मिलता रहेगा। लेकिन उसमें से भी कौन सी उठानी है? स्मॉलेस्ट वैल्यू उठानी है। तो जब हम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कह रहे हैं ये सारे हैं, तो इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सी है? 6 है। तो यहाँ पर सील वैल्यू ऑफ 5.4 हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ये 6। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ क्या करना है सील वैल्यू में? सिंपल तरीके से अगर समझा जाए तो सील वैल्यू का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो भी वैल्यू आपको दी जाती है, इफ दैट इज इक्वल टू एन इंटीजर, यानी कि अगर वो किसी इंटीजर के बराबर हो, जैसे 5.4 किसी इंटीजर के बराबर नहीं है, ठीक है। अगर इक्वल टू इंटीजर हो तो वही वैल्यू तुम्हारी सील वैल्यू हो जाएगी। यानी अगर मैंने सील वैल्यू ऑफ 4.0 पूछा होता तो उसकी सील वैल्यू 4.0 की 4.0 ही होती। मैंने पूछा होता सील वैल्यू ऑफ 3.0 तो उसकी वैल्यू 3.0 ही होती। मैंने पूछा होता सील वैल्यू ऑफ -3.0 तो उसकी वैल्यू भी
सील वैल्यू क्या होती, -3.0 होती। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर वो इक्विवेलेंट टू इंटीजर नहीं है, जैसे मैंने दिया 5.4, तो आपको उससे बड़ा इंटीजर देखना है। 5.4 से जस्ट बड़ा वाला कौन सा होता है, 6 होता है, तो वही उसकी सील वैल्यू हो जाएगी 6.0। अगर मैंने दिया 7.8 तो उसकी सील वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक है, अगर मैंने दिया सील वैल्यू ऑफ 7.8 तो आप आंसर में क्या बता दोगे, 8.0। बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा सील वैल्यू ऑफ -3.6, ठीक है, -3.6, इसकी सील वैल्यू क्या होगी, तो -3.6 की जो सील वैल्यू होगी वो होगी तुम्हारी -3। कहोगे ये क्या हुआ, -4 होना चाहिए, तो नहीं, ग्रेटेस्ट की तरफ देखिए आप, ग्रेटेस्ट की तरफ, ग्रेटर देन और इक्वल टू। नेगेटिव में -3.6 से बड़ा कौन है, -3 बड़ा है, तो वही उसकी क्या हो गई, सील वैल्यू हो गई। यही अगर मैंने कहा होता सील वैल्यू ऑफ -3.0 एग्जैक्ट यानी एक इंटीजर दिया होता तो यही इसकी सील वैल्यू -3.0 ही आ जाती। ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं हो रही, समझ में आया सील मेथड क्या करता है। अब चलते हैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ। तो सील मेथड की फॉर्मल डेफिनेशन कहती है कि मैथ डॉट सील ए returns the smallest integer that is greater than or equal to the given number a। ये बात समझ में आ रही है। सिंपल सी बात ये कि आप इसको आर्ग्यूमेंट में जो भी नंबर दोगे, लेट से मैंने इसे a दिया, ये उससे बड़े और उसके बराबर सारे नंबर्स को ढूंढेगा और उसमें से सबसे छोटे वाले को चुन लेगा। ये बात समझ में आ रही है। अगर हम सिंपल तरीके से बात करें तो सिंपल तरीके से बात यही है कि जो भी इसको वैल्यू दी जाएगी वो उसकी सील वैल्यू यानी उसको अपग्रेड करेगा, आगे बढ़ाएगा टू द नियरेस्ट इंटीजर। जो भी उसका नियरेस्ट इंटीजर है आगे बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। ये बात समझ लेना, ठीक है। एक ही केस है जहां पे ये इंक्रीज नहीं करता है, अगर जो जिसकी मैंने सील वैल्यू पूछी वो पहले से एक इंटीजर टाइप का हो, यानी कि 5.0, 2.0 इस तरह का हो, जिसके डेसिमल पार्ट में 0 के अलावा कुछ ना हो, तो उस केस में ये इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं कोई भी वैल्यू देता हूं तो हमेशा अप वाली वैल्यू ही उठाई जाएगी, हमेशा अप वाली। 5.4 दिया, सील वैल्यू 6 आई। 7.8 दिया, सील वैल्यू 8 आई। 9.1 दिया, सील वैल्यू 10 आएगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही ये बात, कुछ इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेथड की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो इसका क्लास भी मैथ है, इसको एक ही पैरामीटर चाहिए होता है, यानी आप जिस भी वैल्यू की सील वैल्यू जानना चाहते हो बस वो वैल्यू इसे दे दो। ध्यान रखना कि आपको डबल में देना है। किस में देना है, डबल में देना है। डबल में देते हो तो बढ़िया, नहीं देते हो तो कोई बात नहीं, टाइप कास्टिंग हो जाएगी इम्प्लिसिटली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न टाइप डबल ही देगा। तो कैसे कॉल करना है, क्लास का नाम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि मेथड जो है वो स्टैटिक है, ठीक है, मेथड स्टैटिक है। तो क्लास का नाम देन डॉट देन मेथड का नाम CEIL, सील, स्पेलिंग याद रखिएगा, CEIL है, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा डबल ए। अब यहाँ पर जो भी डबल वाली वैल्यू आप दोगे, मैंने दिया 5.6 तो मुझे आर रिजल्ट में क्या मिल गया, 6.0 मिल गया। बात समझ में आ रही है। मैंने दिया 7.9 तो मुझे 8.0 मिल गया। मैंने 7.1 भी दिया तो भी मुझे 8.0 मिलेगा। ये राउंड ऑफ की तरह नहीं काम करता है। सील का मतलब बस सिंपल है, उठा के ऊपर पहुंचा दो, उठा के ऊपर पहुंचा दो, उससे मतलब नहीं है। मैंने दिया 7.0, उस केस में ये 7.0 ही देगा, चेंज नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि एक ऑलरेडी ये एक इंटीजर था, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली बात आती है। इतनी बात समझ में आ रही है, बढ़िया। अब चलते हैं और कोड में देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो हम लोग आ चुके हैं ब्लूजे विंडो पर। यहाँ पे फटाफट से एक नई क्लास बना लेंगे। इस नई क्लास का जो हम लोग नाम दे देंगे वो हो जाएगा सील मेथड। हमने मेथड बना लिया है और हम यहाँ पर इस बार थोड़ा सा नीचे इसको एडजस्ट करें, ठीक है। सील मेथड यहाँ पर आ गया हमारा। पुराना सारा कोड रिमूव कर देंगे। फटाफट से हम अपनी क्लास यहाँ पे लिख लेते हैं, पब्लिक क्लास सील मेथड। उसके बाद ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, देन हम स्टैटिक वॉइड मेन मेथड लिख लेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग्स के बाद के बाद यहाँ पे बंद। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर, हमें सील मेथड की चेकिंग करनी है तो हम कुछ वैल्यूज लिख लेंगे सीधे सीधे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। हम सीधे लिखेंगे मैथ डॉट सील, ठीक है। और इसके अंदर बस हम एक वैल्यूज पास करते जाएंगे और हम चेक करते जाएंगे क्या प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने अगर लिखा 5.9 तो आपको क्या समझ में आ रहा है क्या प्रिंट होना। कंपाइल किया, क्लोज किया और 5.9 है तो उसकी सील वैल्यू 6 हो जाएगी, 6.0। तो मेन मेथड को कॉल लगाया, ओके दबाया, 6.0 यहाँ पर। क्लियर बात, बढ़िया। अब अगर मैंने इसको चेंज करके 7.1 कर दिया तो इसकी सील वैल्यू 8 हो जाती है। कंपाइल किया, क्लोज किया, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया, 8.0 अब, ठीक है। वापस से आते हैं, इस बार मैंने कहा 7.0। अब ध्यान से सोचिएगा,
स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू द आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में मैंने दिया 7.0। 7.0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू में इंटीजर्स अगर तुम देखोगे इंटीजर में तो 7.0 के इक्वल में 7.0 है, और फिर उससे ग्रेटर में जाओगे तो 8.0 है, फिर 9.0 है। उसमें से स्मॉलेस्ट कौन है? 7.0। तो जब एग्जैक्टली हम एक इंटीजर वैल्यू, हालांकि ये स्यूडो इंटीजर है, स्यूडो इंटीजर मतलब ऐसे तो डेसिमल है ना, डबल वैल्यू है, लेकिन ढंग से देखा जाए तो इंटीजर के इक्विवेलेंट है। जो इंटीजर 7 होता है एग्जैक्टली 7.0 भी वही है, ठीक है। तो 7.0 ही स्मॉलेस्ट हुआ उस केस में, तो यही रिटर्न कर दिया जाएगा। कंपाइल किया, क्लोज किया, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया, यहाँ पे 7.0 प्रिंट हो गया। आ जाते हैं थोड़ा नेगेटिव पे ट्राई मार लेते हैं। -7.0 दिया अगर मैंने तो भी -7.0 ही बाहर प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये भी इंटीजर के इक्विवेलेंट है। क्लोज किया, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया, -7.0 बढ़िया। उसके बाद आ जाते हैं, अब कुछ और ट्राई कर लेते हैं। -7.6 किया, तो -7.6 को जब अपग्रेड किया जाएगा, एक लेवल आगे बढ़ाया जाएगा, तो वो हो जाएगा -7.0, ना कि -8.0, क्योंकि ये नेगेटिव का केस है, ध्यान रखना। कंपाइल किया, क्लोज किया, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया, -7.0 आ गया। अब एक यहाँ पे ट्रैप है। ट्रैप क्या है? यहाँ पे थोड़ा सा फंस जाता है मामला। कहाँ पे फंसता है मामला वो मैं समझाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, होता क्या है कि जब हम नंबर्स किस रेंज में देते हैं, यहाँ पे मैं कमेंट्स में लिखता हूँ थोड़ा सा, जब हम नंबर 0.0 ठीक सॉरी -1.0 से बड़े नंबर और 0.0, ठीक है, नॉर्मली जब हम -1.0 और 0.0 के बीच के नंबर देते हैं तो ये मेथड हमें ट्रैप में डाल देता है। वो कैसा ट्रैप है मैं दिखाता हूँ। यहाँ मैंने दिया -0.95, ठीक है, ये एक डेसिमल नंबर है, -0.95, जो कि आपको समझ में आ रहा है -1 से बड़ा है और 0.0 से छोटा है। अब आपका दिमाग ये कह रहा होगा कि जब ये प्रिंट होगा यानी इसकी सील वैल्यू होगी तो -0.95 है, जो कि डेसिमल वैल्यू में दिया हुआ है, तो वो अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो उससे बड़ी वैल्यू क्या होगी, यानी -0.95 से बड़ा क्या होगा, जस्ट बड़ा 0.0 होगा। तो आपका दिमाग कह रहा है 0.0 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। अब चेक करते हैं हो क्या रहा है, ट्रैप क्या है। यहाँ पर कंपाइल किया, क्लोज किया, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया। यहाँ पे 0.0 तो प्रिंट हुआ, लेकिन एक नेगेटिव के साइन के साथ प्रिंट हुआ, एक नेगेटिव के साइन के साथ प्रिंट हुआ। यही ट्रैप है यहाँ पर, कि जो हमारा सील मेथड है वो इस रेंज में थोड़ा सा बहक जाता है, ठीक है, या ये कि ये एक छोटा सा बग इसके अंदर है। जब भी आप इसे -1.0 और 0.0 के बीच की वैल्यूज दोगे सील वाले को, ये हमेशा उसे किसमें देगा, 0.0 नहीं देगा, उसकी सील वैल्यू -0.0 देगा। बस इतना ही यहाँ पे दिक्कत है, बाकी और कोई एक्सेप्शन नहीं है। बाकी जनरल रूल फॉलो करिए, आप सही आंसर निकालोगे। लेकिन ये एक्सेप्शन वाला केस है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर इसके बीच की वैल्यू आ गई तो फिर आप फंस जाएंगे। बात समझ में आ रही है? बाकी जनरल रूल जैसा होता है वैसे ही करना है, सारी चीजें सिंपली हो जाए, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। अब अगर हम दूसरे मेथड की बात करते हैं तो दूसरा मेथड हमारा है राउंडिंग मेथड में द फ्लोर मेथड, ठीक है। जिस तरह से सील जो है वो वैल्यू को बढ़ा देता है, क्या कर देता है, वैल्यू को बढ़ाने का काम करता है टू द नियरेस्ट इंटीजर, बढ़ाता है टू द नियरेस्ट इंटीजर, इंक्रीज करता है टू द नियरेस्ट इंटीजर, जो भी है, ठीक है। उसी तरह से फ्लोर उल्टा काम करता है, वैल्यू को डिक्रीज करता है टू द नियरेस्ट इंटीजर, वैल्यू को डिक्रीज करता है टू द नियरेस्ट इंटीजर। इसमें भी वही एक्सेप्शन वाला केस रहेगा कि अगर एग्जैक्टली एक इंटीजर इक्विवेलेंट वैल्यू देते हो तो उस केस में वो एज इट इज रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, अदरवाइज फिर वो चेंज हो जाए। समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मैंने यहाँ पे नंबर लाइन बना ली, अब थोड़ा समझिएगा फ्लोर मेथड काम कैसे करता है। फ्लोर मेथड कहता है लार्जेस्ट वैल्यू जो कि इंटीजर इक्विवेलेंट होनी चाहिए, यानी होल नंबर के फॉर्म में, ठीक है, विच इज लेस देन और इक्वल टू द आर्ग्यूमेंट। जो भी हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, यानी जो भी हम वैल्यू पास करेंगे, जिसकी फ्लोर वैल्यू हम ढूंढना चाहते हैं, उससे लेस देन और इक्विवेलेंट ढूंढेगा और फिर उसमें से लार्जेस्ट ढूंढ के हमें दे देगा। अब ट्राई करते हैं। मैंने लिखा कि जरा बताओ फ्लोर ऑफ लेट्स से मैंने कहा 5.6, ठीक है, फ्लोर ऑफ 5.6 बताओ। अब 5.6 का जो फ्लोर वैल्यू होगा वो थोड़ा सा इसके हिसाब से देखते हैं। क्या कह रहा है ये, लार्जेस्ट वैल्यू लेस देन और इक्वल टू आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट हमारा यहाँ पर 5.6 है, यानी जिस वैल्यू की फ्लोर वैल्यू हम निकालना चाहते हैं 5.6। 5.6 5 और 6 के बीच में यहाँ कहीं पे लाई कर रहा होगा, ठीक। उससे छोटा और उसके बराबर कोई इंटीजर वैल्यू देखो तो 5.6 ये रहा, उससे छोटी इंटीजर वैल्यूज 5 है, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है, और पीछे जाएंगे तो 1 है, 0 है और सारे नेगेटिव
मिलेंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे तुम्हें, तो उसमें से क्या करना है, उसमें से सिर्फ लार्जेस्ट वाले को चुनो। तो 5.6 से जब नीचे जाएंगे तो 5 4 3 2 1 0 -1 इस तरह से, तो उसमें से लार्जेस्ट कौन सी वैल्यू है, 5 वाली हो गई। ये बात समझ में आ गई। तो फ्लोर वैल्यू ऑफ 5.6 हमारी क्या हो जाएगी, 5.0 हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं फ्लोर वैल्यू ऑफ 7.1 बताओ, तो वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, 7.0 हो जाएगी। अगर मैं कहता हूं कि फ्लोर वैल्यू ऑफ 5.0 बताओ, तो वो क्या होगी आप बताइए। ठीक है, फॉर्मूले पे चलते हैं, जैसा लिखा हुआ है, आर्ग्यूमेंट से लेस देन और इक्वल टू सारी इंटीजर वैल्यू देखो। आर्ग्यूमेंट था 5.0 ये रहा, 5.0 से लेस देन में 4 3 2 1 इस तरह से, और इक्वल टू में भी देखें तो एक इंटीजर वैल्यू 5.0 खुद एक इंटीजर के इक्विवेलेंट है, दैट इज वाई इस बार ये भी कंसीडर किया जाएगा। तो 5 4 3 2 1 ये हमें मिली, और उसमें से लार्जेस्ट कौन सी मिली, 5 मिली। तो इन द केस कि जहां पर हमारे पास आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू एन इंटीजर, ठीक है, जैसे 5.0 इज इक्वल टू इंटीजर वैल्यू 5, 6.0 इज इक्वल टू इंटीजर वैल्यू 6, उस केस में फ्लोर और सील दोनों ही मेथड उसी को उठा करके रिटर्न मार देते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अदरवाइज दूसरे केसेस में देखो तो फ्लोर उसको डिक्रीज कर देगा टू द नियरेस्ट इंटीजर, और सील उसे इंक्रीज कर देगा टू द नियरेस्ट इंटीजर। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इसी तरह से मैंने कहा फ्लोर वैल्यू ऑफ -3.7, तो ये मुझे -4.0 देगा। क्यों, क्योंकि ये डिक्रीज करने का काम कर रहा है। फ्लोर वैल्यू क्या कर रहा है, जमीन पे लाने का काम कर रहा है, सील वैल्यू क्या कर रहा है, छत पे ले जाने वाला काम कर रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो -3.7 से छोटी इंटीजर वैल्यू क्या मिलेगी मुझे लाइन पर, -4.0 मिलेगी। इतनी बात समझ में आ रही है। फ्लोर मेथड की वर्किंग समझ में आ गई। अब थोड़ा चलते हैं फॉर्मल डेफिनेशन। तो अगर फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें फ्लोर मेथड की, तो वो कहती है कि मैथ डॉट फ्लोर मेथड returns the largest integer that is less than or equal to the given number a। जो भी आर्ग्यूमेंट आप दोगे वो उससे लेस देन और इक्विवेलेंट सारी वैल्यूज ढूंढेगा। पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, ऐसे उसको इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेगी, उनमें से वो लार्जेस्ट को उठा लेगा। ये बात समझ में आ रही है। ये तो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हुआ, लेकिन जो बात मैंने समझाई उसको ध्यान रखिएगा। फ्लोर क्या करेगा, अगर जो वैल्यू आपने दी है वो एक इंटीजर के इक्विवेलेंट है तो वही रिटर्न कर देगा। अगर वो इंटीजर के इक्विवेलेंट नहीं है, डेसिमल है, जैसे 5.6, 5.7, -3.9, -7.8, 7.8, 8.9, 9.11 इस तरह से है, तो वो उसे डिक्रीज कर देगा टू द नियरेस्ट इंटीजर। बात समझ में आ रही है। यानी कि -5.6 के लिए डिक्रीज करेगा तो वो उसे पहुंचा देगा -6.0 पर। 3.9 के लिए जब वो उसे डिक्रीज करेगा तो उसे पहुंचा देगा 3 पर। बात समझ में आ रही है, डिक्रीज कर देगा। ये फंडा समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है, बढ़िया। मेथड इन्फॉर्मेशन की बात करें तो क्लास इसका होता है मैथ, ठीक है, मैथ क्लास का ही पार्ट है ये भी। पैरामीटर की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर चाहिए, यानी वो आर्ग्यूमेंट चाहिए इसे जिसका आप फ्लोर वैल्यू ढूंढना चाहते हो, ठीक है। कैसे कॉल करोगे, मैथ डॉट फ्लोर। क्यों, क्योंकि ये भी एक स्टैटिक मेथड है मैथ क्लास का, ठीक है। तो मैथ डॉट फ्लोर, उसके बाद आप आर्ग्यूमेंट पास कर दोगे। मैंने दिया 5.6, इसने मुझे उठा के दिया 5.0 रिजल्ट। मैंने दिया 6.9, इसने मुझे उठा के दिया 6.0 रिजल्ट में, क्योंकि वो डिक्रीज कर रहा है टू द नियरेस्ट इंटीजर, डिक्रीज कर रहा है। बात समझ में आ रही है। मैंने उठा के इसे दिया 7.0, इसने कुछ नहीं किया, 7.0 ही रिटर्न कर दिया। क्यों, क्योंकि ये वाला केस हमें पता है कि जब इक्विवेलेंट टू नियर एक इंटीजर के इक्विवेलेंट होती है वैल्यू आर्ग्यूमेंट, तो वही चीज़ हमें रिटर्न होकर के मिल जाती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब चलते हैं फटाफट से कोड में भी देख लेते हैं कि फ्लोर मेथड काम करता है। तो हम लोग कोड में आ चुके हैं। जिस तरह से हमने सील मेथड का क्लास बनाया था, हम एक और नई क्लास बना लेंगे और इसका नाम रख देंगे फ्लोर मेथड। फ्लोर मेथड हमारा रेडी है बन के, ठीक है। फ्लोर मेथड को हम ओपन कर लेंगे, पुराना कोड रिमूव करके हम अपना बेसिक सा काम करते हैं, पब्लिक क्लास फ्लोर मेथड। उसके बाद हम लिख देंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग देन आर्ग। उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे अब हमें जो चीज़ चेक करनी है, यानी हम फ्लोर के साथ थोड़ा सा खेलेंगे, तो हम लिख देंगे system.out.println, और बस ज़्यादा कुछ नहीं है, मैथ डॉट फ्लोर मेथड को कॉल कर लेंगे और इसके साथ कुछ खेल वैल्यूज देके चल। मैंने दिया 5.9, क्या होगा, डिक्रीज कर देगा टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो वो हो जाएगा 5.0, ठीक है। कंपाइल किया, क्लोज किया, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके, 5 पॉइंट। क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही है, बढ़िया। इसके बाद मैंने कहा अगर इसको उठा करके, क्या कहा, बोलो क्या कहा, बताओ। मैंने कहा इसे 7.1, ठीक है। कंपाइल किया, क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा टू द नियरेस्ट इंटीजर, यानी कि 7.0 बना देगा। क्लोज, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया, 7.1
0। बढ़िया, यही मैंने अगर इसको -7.1 किया हो तो क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए डिक्रीज करना नियरेस्ट इंटीजर में, ये बना देता उसे -8.0। कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, मेन मेथड को कॉल लगाते हैं, ओके दबाते हैं, तो -8 पॉइंट। क्लियर हो रही बात? ठीक है, वो वाला केस भी चेक कर लेते हैं कि जहां पर इट इज इक्विवेलेंट टू एन इंटीजर। -7.0 पहले से ही एक इंटीजर के बराबर है जो कि है -7। तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ना ही सील मेथड कोई चेंजेस करेगा, ना ही फ्लोर मेथड कोई चेंजेस करेगा। ठीक है, एज इट इज रिटर्न कर देगा। कंपाइल करेंगे, क्लोज करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मेन मेथड को कॉल लगाइए, ओके दबाया और यहाँ पे -7.0 एज इट इज प्रिंट हो जाता है, कोई चेंजेस नहीं होता। आई होप यहाँ पे फंडा क्लियर हो गया होगा कि फ्लोर मेथड कैसे काम कर रहा है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड। तो अब हम बात करते हैं राउंडिंग मेथड्स के बारे में, जो कि आज का लास्ट मेथड होने वाला है। तो राउंडिंग मेथड की अगर हम बात करते हैं तो हमने राउंड ऑफ करना सीखा हुआ है थोड़ा थोड़ा डेसिमल वैल्यू के बेसिस पर। ठीक है, डेसिमल वैल्यू के बेसिस पर हम राउंड ऑफ करना जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, बढ़िया, बहुत अच्छे से जानते हैं। बस वही डेसिमल वाला राउंड ऑफ हमें यहाँ पर समझना है और उसका मैथमेटिकल इंट्यूशन लेते हुए इस मेथड को पढ़। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक डेसिमल वैल्यू होती है लेट्स से 5.7 और इस 5.7 को मैंने कहा राउंड ऑफ कर दो। ठीक है, तो 5.7 का जो राउंडिंग फिगर आता है वो आ जाएगा हमारे पास 6.0। ठीक है, अगर मैंने इसे दिया राउंड करो, जरा राउंड ऑफ करो 5.5 को, तो भी ये मुझे क्या दे देगा? 6.0। पढ़ा होगा आपने ये सारी चीजें राउंड ऑफ डेसिमल वाली, बिल्कुल वही वाला खेल है यहाँ पर। तो राउंड ऑफ मैंने कहा करो किसको? 5.1 को, तो ये मुझे राउंड ऑफ करके वैल्यू क्या दे देगा? 5.0 दे दे। क्लियर हो रही बात? अगर मैंने कहा राउंड ऑफ करो 5.0 को, तो क्योंकि 5.0 ऑलरेडी राउंडेड ऑफ, तो वो मुझे 5.0 ही रिटर्न कर दे। ये बात समझ में आ रही है? राउंडिंग मेथड का तरीका थोड़ा अलग होता है सील और फ्लोर से। राउंडिंग मेथड नियरेस्ट इंटीजर के पास लेके जाएगा, नियरेस्ट इंटीजर के पास। इंक्रीज और डिक्रीज का इसका फंडा ही नहीं है, इसका फंडा है नियरेस्ट इंटीजर का। ठीक है, कौन सा ज्यादा नजदीक है? 5.7 के लिए ज्यादा नजदीक 6.0 था, तो उसको उसमें कन्वर्ट कर दिया। 5.1 के लिए ज्यादा नजदीक 5.0 था, तो उसने 5.0 में कन्वर्ट कर दिया। 5.0 के लिए ऑलरेडी ये राउंडेड ऑफ था और सबसे नजदीक भी 5.0 ही माना जाएगा इंटीजर। ठीक है, तो उसने उसको वैसा ही रहने दिया। 5.5 के लिए आपके मन में आ रहा होगा कि 6.0 क्यों हुआ? 5.5 वाली जो सिचुएशन आती है, यानी जहां पे डेसिमल के बाद 5 आ जाता है, वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है, क्योंकि वहां पर 5.0 भी इक्वल डिस्टेंस पर है। जहां पर अगर मैं कह रहा हूं 5.5, तो 5.0 भी इक्वल डिस्टेंस पर है और 6.0 भी इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इन दैट केस एक ही फंडा बनाया गया, एक ही रूल बनाया गया कि जब 0.5 वाले केसेस आएंगे, कौन से वाले? 0.5 वाले केसेस, उनको इंक्रीज ही किया जाएगा हर हाल में, राइट की तरफ ही शिफ्ट किया जाएगा। ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया राउंडिंग का फंडा? अब फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। अब अगर बात करें फॉर्मल डेफिनेशन की राउंड मेथड की, तो वो कहता है मैथ डॉट राउंड जो मेथड है, इट रिटर्न्स द इंटीजर क्लोजेस्ट टू द गिवन नंबर ए। ध्यान रखना, हमको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, ये डबल वैल्यू नहीं रिटर्न करता है। ठीक है, इंटीजर हमें रिटर्न करेगा जो कि गिवन नंबर, जो भी आप आर्ग्यूमेंट, जो भी वैल्यू दोगे उसके क्लोजेस्ट जो होगा, उस केस में वो क्लोजेस्ट इंटीजर को रिटर्न कर देगा। आगे लिखता है कि व्हेन द डेसिमल पार्ट इज एग्जैक्टली 0.5, जब डेसिमल पार्ट एग्जैक्टली 0.5 आ जाता है, यानी कंफ्यूजन क्रिएट होगी, अब तो दोनों तरफ बराबर है, तो इन दैट केस इट राउंड्स अप टू द हायर इंटीजर। वो हमेशा हायर इंटीजर की तरफ राउंड ऑफ करेगा। ये बात समझ में आ गई? नॉर्मली क्या देखेगा कि भैया जो भी आपने वैल्यू दी है वो किस इंटीजर के ज्यादा नजदीक है, उधर कर देगा। लेकिन अगर 0.5 वाले केसेस हैं तो उसमें हमेशा वो हायर की तरफ करेगा, स्मॉलर की तरफ नहीं करेगा। ये बात समझ में आ गई? मेथड इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। मैथ क्लास का ही मेथड है ये। अब इसमें दो स्टाइल्स पाए गए। जब मैंने डॉक्यूमेंटेशन खोल के देखी तो दो स्टाइल में मैथ डॉट राउंड मेथड को कॉल किया जाता है। अब समझिएगा, पहले केस में हम एक डबल वैल्यू देते हैं। जब हम एक डबल वैल्यू देते हैं जिसको हमें राउंड ऑफ करना है, इन दैट केस ये मुझे रिटर्न करता है उसकी एक लॉन्ग वैल्यू, यानी डेसिमल पार्ट को ट्रंकेट कर देता है, हटा देता है और बचा हुआ राउंड ऑफ करके हमें दे देता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए मैथ डॉट राउंड हमें कॉल करना होगा। वजह सिंपल है, क्योंकि मेथड स्टैटिक है। ठीक है, तो मैथ डॉट राउंड, उसके बाद हमने डबल ए एक
वैल्यू पास करी जिसका डेटा टाइप डबल था, तो इसने मुझे रिटर्न किया लॉन्ग डेटा टाइप। बात समझ में आ गई। लेकिन जब मैं इसे फ्लोट वाली वैल्यू देता हूं तो ये मुझे रिटर्न करेगा इंटीजर डेटा टाइप। तो ये बातें मुझे याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं कोड लिख रहा हूं और ये बात मुझे नहीं पता तो फिर यहां पर जो जिस टाइप का मैं वेरिएबल बनाऊंगा फिर वो दिक्कत कर जाएगा मेरे लिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो मैथ डॉट राउंड जब मैं इसमें एक फ्लोट वैल्यू पास करूंगा, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा 1.5f, तो वो मुझे रिटर्न करके क्या दे देगा? सीधे सीधे 2 दे देगा, 2.0 नहीं देगा। बात समझ में आ रही है? इंटीजर वैल्यू दे देगा। मैंने अगर इसको कहा क्या कि भैया 2.5 का बताओ राउंड ऑफ, तो ये अगर मैंने डबल दिया 2.5, f नहीं लगाया तो डबल माना जाएगा, तो ये मुझे दे देगा उठा करके 3l, यानी लॉन्ग में दे देगा 3। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब कोड की तरफ चलते हैं और वहां पे देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। अब हम लोग आ चुके हैं अपनी ब्लूजे विंडो के ऊपर। फटाफट से एक नई क्लास यहाँ पर हम बना लेते हैं और हम यहाँ पर इस क्लास का नाम दे देते हैं राउंड मेथड। ठीक है, हमारा मेथड रेडी हो चुका है। हमने इसको यहाँ पे फिट कर दिया और यहाँ पे हमने इसको ओपन किया, पुराना सारा कोड रिमूव कर दिया। फटाफट से हम अपना बॉयलर प्लेट लिख लेंगे, पब्लिक क्लास राउंड मेथड। उसके बाद हम कहेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर क्या, अब बताइए क्या लिखना है? हमें राउंड के साथ काम करना है तो राउंड को समझना है। तो मैंने लिखा मैथ डॉट राउंड, नहीं पहले प्रिंट करा लेते हैं कुछ, फिर बात करते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैंने यहाँ पे लिख दिया मैथ डॉट राउंड, ठीक है, और सेमीकोलन। क्लियर हो गई बात? पढ़े। अब मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैथ डॉट राउंड। अब इसमें वैल्यूज देना शुरू कर। मैंने दिया 1.5, ऑफ कोर्स ये उसे राउंड ऑफ करके 2 कर देगा क्योंकि 0.5 का केसेस है, 0.5 का केस है, और इन दैट केस वो हमेशा हायर इंटीजर की तरफ राउंड ऑफ करता है। कंपाइल, क्लोज, राइट क्लिक, मेन मेथड को कॉल, ओके, इट इज 2। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, क्लियर हो रही है बात? बहुत अच्छे से समझ में आ गया। उसके बाद हम लिखते हैं लेट्स से 1.5 ना लिख करके मैंने लिख दिया 2.6। इस केस में वो कहाँ जाएगा? नियरेस्ट इंटीजर की तरफ, जो कि है 3। तो कंपाइल किया, क्लोज किया, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया और आ गया 3। ठीक है, वापस से खोलते हैं। मैंने लिख दिया -2 क्या लिख दिया? -2.6। अब -2.6 भी हमारा एक डेसिमल वैल्यू है विद नेगेटिव साइन, तो इस केस में नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा? -2.6 के लिए नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा? क्या इसे -2.0 में बदलना आसान है या फिर -3 में बदलना? नियरेस्ट डिस्टेंस देखनी है, -3 ज्यादा नजदीक है। तो कंपाइल, क्लोज, राइट क्लिक, मेन मेथड, ओके, एंड द आंसर इज -। बात समझ में आ रही है? नियरेस्ट देख, लेकिन मैंने -2.5 कहा तो ये हमेशा ग्रेटर की तरफ जाएगा। अब खेल समझना, ग्रेटर की तरफ जाएगा तो इस बार वैल्यू -3 नहीं -2 आएगी। कंपाइल करेंगे, क्लोज करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मेन मेथड को कॉल लगाएंगे, ओके दबाएंगे और यहाँ पे -2। आई होप कि बात क्लियर हो गई होगी मैं क्या समझाना चाह रहा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे राउंड मेथड काम करता है। हमने तीनों मेथड देख लिए हैं, मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट सील, मैथ डॉट राउंड। अब फटाफट से कुछ प्रोग्राम्स कर लेते हैं तीनों मेथड के ऊपर ताकि चीजें हमारे लिए और क्लियर। तो अब जब हमने तीनों मेथड्स के बारे में समझ लिया, अब हम कुछ फंक्शनल रियल लाइफ प्रोग्राम्स कर लेते हैं जिससे हमारी फंडामेंटल्स और क्लियर हो सके। सबसे पहला प्रोग्राम जो हम करेंगे, जरा क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। अ डिपार्टमेंटल स्टोर कैलकुलेट्स द फाइनल बिल ऑफ अ कस्टमर। एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, वो क्या करता है? कस्टमर कुछ सामान खरीदता है और उसकी फाइनल बिल वो कैलकुलेट करते हैं। आगे पढ़िए। टू अवॉइड स्मॉल कॉइन वैल्यूज, ठीक है, वो छोटी छोटी सिक्कों वाली जो वैल्यूज यानी छोटे छोटे जो कॉइन्स होते हैं उनको अवॉइड करने के लिए वो क्या करते हैं स्टोर वाले कि द स्टोर ऑलवेज राउंड्स अप द बिल अमाउंट टू द नियरेस्ट रूपी। ठीक है, वो क्या करते हैं कि जो भी उसमें होता है उनको नियरेस्ट रूपी में कन्वर्ट कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए, कहने का मतलब ये कि मान लीजिए बिल बनी ₹154.50 पैसे, तो वो 50 पैसे वाले जो सिक्के होते हैं उनको, कॉइन्स को इग्नोर मारने के लिए वो क्या करना चाहते हैं यहाँ पर? वो बस यही करना चाहते हैं कि उठा करके 154 रुपीज़ राउंड में ले लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो वो डेसिमल वाला पार्ट ट्रंकेट कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो वो नियरेस्ट रूपी में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन करना कैसे वो थोड़ा पढ़ते हैं। राइट अ प्रोग्राम इन जावा, हमें प्रोग्राम लिखना है जावा लैंग्वेज की मदद से। करना क्या है? एक्सेप्ट द एक्चुअल बिल अमाउंट, ठीक है,
एक डबल वैल्यू होगी, ध्यान ये रखना है। एक्चुअल बिल अमाउंट हमें यूजर से लेना है तो स्कैनर क्लास यूज करेंगे हम लोग। डबल वैल्यू होनी चाहिए, वो हम बता देंगे। डिस्प्ले बोथ द एक्चुअल बिल एंड द पेएबल बिल आफ्टर राउंडिंग अप यूजिंग द मैथ डॉट सील मेथड। राउंडिंग के लिए इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है, सील मेथड यूज करना है। दैट मींस कि अगर ऑलरेडी राउंडेड है यानी 154.0 ही बिल आ रही है तो वो तो राउंड ऑफ होकर के 154 ही बन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उससे 154.1 भी है तो उसे उठा करके 155 कर दो। डिपार्टमेंटल स्टोर तो अपना फायदा देखेगा ना, ऑलवेज इंक्रीज। बात समझ में आ रही है? एग्जैक्ट अगर हो जाता है तो फिर डिपार्टमेंटल स्टोर की किस्मत खराब हो जाएगी, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, कोड करते हैं इस प्रोग्राम को। आ चुके हम लोग ब्लूजे विंडो पर, फटाफट से एक नई क्लास बना लेते हैं, ठीक है, बिल कैलकुलेटर, ठीक है। और फटाफट से यहाँ पे इसको यहाँ पे रख दिया मैंने, ठीक है, खोल लिया, पुराना सारा कोड हटा दिया। फटाफट से मैंने मेन काम किया, पब्लिक क्लास बिल कैलकुलेटर। देन उसके बाद मैंने मेन मेथड बना लिया पब्लिक स्टैटिक वाइड स्ट्रिंग, और उसके बाद ये होगा। अब पहला काम क्या था कि बिल वैल्यू एक्सेप्ट करानी है बाहर से, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूँ इंपोर्ट java.util.scanner, ठीक है। अब स्कैनर क्लास इंपोर्ट हो जाएगा। अब क्योंकि यूजर से इंपुट लेना है तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। और जब हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे क्या पास होता है, यहाँ पे पास होगी इनपुट स्ट्रीम हमारी, और हमारी इनपुट स्ट्रीम क्या होती है, सिस्टम डॉट इन, ठीक है, बने। अब हम फटाफट से एक प्यारा सा मैसेज डिस्प्ले करा देंगे कि भैया बिल अमाउंट डालो, एंटर बिल अमाउंट, ठीक है, जो भी बना है। और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे डेसिमल वैल्यू, ठीक है, तो वो समझ जाएगा कि डेसिमल में ही इनपुट करना है। उसके बाद मैंने बस इसे यहाँ पे बंद कर दिया। और फिर आगे चल के हम एक वेरिएबल बनाते हैं, डबल बिल, डबल एक्चुअल बिल, ठीक है, जो कि हमारी डेसिमल के साथ होगी, है ना, राउंड ऑफ नहीं है ये। तो एक्चुअल बिल इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे स्टोर करा लेंगे sc डॉट नेक्स्ट डबल मेथड, यही तो यूज होना है क्योंकि डबल वैल्यू स्टोर करानी है। तो sc डॉट यानी स्कैनर ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए मैंने नेक्स्ट डबल मेथड को कॉल लगाया और यहाँ से डबल में वैल्यू इनपुट में आ जाएगी। अब वैल्यू इनपुट आ चुकी, अब क्या करना है, अब राउंड ऑफ करना है। तो डबल राउंडेड बिल, अब जो राउंडेड बिल बनेगी वो क्या हो जाएगी, कुछ नहीं, उसको सील मेथड की मदद से राउंड ऑफ करना था। क्वेश्चन में मेंशन था, ये बात लिखी हुई, तो बस हमने मैथ डॉट सील को कॉल लगाया और उसमें एक्चुअल बिल डाल दी। बढ़िया, ज्यादा कुछ होगा नहीं, एक्चुअल बिल जो भी आएगी वो सील मेथड के थ्रू राउंड ऑफ होकर के हमें मिल जाए, ठीक है। और हम बाद में प्रिंट करा देंगे। प्रिंट क्या क्या कराना था हमें, प्रिंट में 2-3 चीजें प्रिंट करानी थी, एक्चुअल बिल भी प्रिंट कराना था और राउंडेड भी कराना था। तो मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा एक्चुअल बिल इज इक्वल प्लस बिल। सेम चीज मैं यहाँ पे कॉपी कर ले, पेस्ट कर दिया और यहाँ पे राउंडेड बिल लिख देता हूँ और यहाँ पर भी एक्चुअल हटा करके राउंडेड। क्लियर हो गई बात, सिंपल है, समझ में आ गया। इतने पार्ट में हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इनपुट ले लिया एक्चुअल बिल का, और इस पार्ट में मैंने कुछ नहीं किया, बस मैथ डॉट सील मेथड को एक्चुअल बिल दे दी, वो उसे राउंड ऑफ कर देगा अपने हिसाब से, यानी हमेशा इंक्रीज करने वाली जो भी उसकी स्टाइल है उस हिसाब से, और राउंडेड बिल मुझे दे देगा और मैंने एक्चुअल बिल और राउंडेड बिल दोनों की वैल्यू प्रिंट करा दी। कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं। हाँ, एक बदतमीजी हमने करी कि हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्लोज नहीं किया। हमने क्या सीखा था कि स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्लोज जरूर से कर, बढ़िया, sc डॉट क्लोज कर दी। कंपाइल किया, क्लोज किया, राइट क्लिक किया, बिल कैलकुलेटर के मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाई। अब यहाँ कह रहा है एंटर बिल अमाउंट इन डेसिमल्स। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारी इनपुट स्ट्रीम खुल चुकी है, अब हम कीबोर्ड से इनपुट दे सकते। तो मैंने कहा 145.8, ठीक है, ये कुछ ऐसी मेरी बिल बनी। एंटर दबाया, अब यहाँ पे क्लियरली मुझे दिखा रहा है कि 145.8 आपका एक्चुअल बिल है, राउंड ऑफ करके वो 146 हो जाता है सील के हिसाब, ठीक है। अच्छा, सील के हिसाब से तो अब बताते हैं यहाँ पे होटल स्टोर वालों की किस्मत कहाँ खराब होगी कि जब मेरा बिल एग्जैक्ट आ जाए यानी 200.00, ठीक है। अब वो बेचारे कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी डेसिमल में कुछ है नहीं। बात समझ में आ रही है, डेसिमल वाले पार्ट में कुछ नहीं था तो वो एग्जैक्टली क्योंकि इंटीजर के इक्विवेलेंट था तो सील मेथड उठा करके वही मुझे वापस कर देता है। यही होता है कि नहीं होता है, बस समझ में आ रही बात क्या हो रहा है। आई होप कि ये प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे प्रोग्राम की तरफ। अब जो दूसरा प्रोग्राम है हमारा वो क्या है, पढ़ते हैं। अ स्टूडेंट सिक्योर्स सम मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, द परसेंटेज इज कैलकुलेटेड एज, ठीक है। एक बच्चा है, एग्जाम देता है, कुछ मार्क्स उसे मिलते हैं, उसका परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। हम पहले से जानते हैं कि परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए जितने मार्क्स मिले डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। फॉर्मूला भी हमें दिया हुआ है। सिंस परसेंटेजेस आर यूजुअली शोन एज होल नंबर्स, ज्यादातर क्या किया जाता है कि परसेंटेजेस को होल नंबर्स में दिखाया जाता है, यानी उनका डेसिमल पार्ट हटा दिया जाता है। तो द वैल्यू शुड बी राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो वैल्यू को नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करना जरूरी है। तो हमारे लिए टास्क क्या है, इतने से इन्होंने सिनेरियो समझा दिया कि करना क्या। अब हमें एग्जैक्टली बता रहे करोगे क्या प्रोग्राम में। राइट अ प्रोग्राम इन जावा 2, एक्सेप्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड टोटल मार्क्स। दो चीजें यूजर से लेनी है तुम्हें,
उसे कितने मार्क्स मिले और टोटल कितने मार्क्स का पेपर था। ठीक है, दूसरे स्टेप पे तुम एग्जैक्ट परसेंटेज कैलकुलेट करते हो जो कि डेसिमल के साथ होगा। फिर थर्ड स्टेप पे तुम एग्जैक्ट परसेंटेज डिस्प्ले भी कराते हो और राउंडेड परसेंटेज भी डिस्प्ले कराते हो, जिसमें तुम राउंड करने के लिए math.round मेथड का यूज कर। टास्क क्लियर हो गया क्या क्या करना है। अब चलते हैं कोड की तरफ। आ चुके हैं हम लोग अपनी ब्लूजे विंडो पर, फटाफट से नई क्लास बना लेते हैं और यहाँ पर मैंने क्लास का नाम दे दिया परसेंटेज कैलकुलेट। ठीक है, क्लास मेरी बन गई, मैंने उसे यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर लिया, ओपन किया, पुराना सारा कोड रिमूव किया, फटाफट से पब्लिक क्लास, उसके बाद क्लास का नाम, देन हम स्टैटिक मेन मेथड बना लेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और फिर स्ट्रिंग आ। ठीक है, पढ़े। अब क्योंकि हमें यूजर से इंपोर्ट लेना है तो हमें स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कराना पड़ेगा, तो मैंने लिखा import java.util.scanner सेमीकोलन। ठीक है, अब स्कैनर क्लास आ चुका है, तो इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि उसके मेथड्स स्टैटिक नहीं है। तो स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। ठीक है, और हमने इसको इनपुट स्ट्रीम दे दी है, system.in लो हमारी इनपुट स्ट्रीम ले लो। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब हम कुछ प्यारे प्यारे से मैसेज डिस्प्ले कराएंगे। हमें क्या लेना है, system.out.print, हम कहेंगे एंटर ऑब्टेन्ड मार्क्स या मार्क्स स्कोर्ड, जो इतना भी तुमने मार्क्स स्कोर किया एग्जाम वो एंटर करो फटाफट। ठीक है, अब वो एंटर करेगा तो मुझे कहीं स्टोर भी तो कराना होगा, तो मैंने कहा int मार्क्स इज इक्वल टू जो भी मार्क्स उसने स्कोर किए वो मार्क्स नाम के वेरिएबल में मैं डाल रहा हूँ, और मैंने कहा स्कैनर ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए नेक्स्ट int मेथड को कॉल लगा दो, वो ले लेगा, वो इनपुट ले लेगा। बात समझ में आ रही है, हमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में अच्छे से। फिर मैं एक प्यारा सा मैसेज डिस्प्ले कराता हूँ system.out.println, और मैंने कहा एंटर टोटल मार्क्स ऑफ दी एग्जाम। ठीक है भाई, क्योंकि टोटल मार्क्स नहीं पता तो हम क्या ही कर लेंगे, कहाँ से परसेंटेज कैलकुलेट कर ले। ठीक है, एलन यहाँ से हटा दे, थोड़ा खूबसूरती बनी रहेगी बाहर आउटपुट। तो अब हम यहाँ पर, अब क्योंकि उसने टोटल मार्क्स भी इनपुट किए होंगे तो वो भी स्टोर कराने पड़ेंगे, तो int टोटल मार्क्स नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं और इसके अंदर मैंने कहा sc इज इक्वल टू sc.next int मेथड का कॉल लगा लो, वो देख लेगा काम, वो देख लेगा। बात समझ में आ गई, बढ़िया। अब मैंने कहा ठीक, इनपुट हो गया, अब काम पे लग जाते हैं। तो मैंने कहा डबल परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज तो भाई डेसिमल में आ सकता है, कोई शक नहीं। और परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, और बाद में उसे मल्टीप्लाई बाय 100 करा दो। यही करना होता है ना, सिंपल सी बात है, हो गया कैलकुलेट। अब एक काम और करना है, हमें इसे राउंड ऑफ भी करना है। क्या करना है, राउंड ऑफ भी करना है। तो ये इसके एक्चुअल परसेंटेज हुए, कैसे हुए, एक्चुअल परसेंटेज हुए। अब मुझे एक और वेरिएबल बनाना होगा जहां पर मैं इसके राउंडेड परसेंटेज को भी निकाल, जो कि राउंड ऑफ होगा नियरेस्ट इंटीजर में, और उसके लिए क्वेश्चन में लिखा था कि मुझे राउंड मेथड यूज करना है, math.round, और इसके अंदर मैंने एक्चुअल परसेंटेज को पास कर दिया, दे दिया इसे कि लो एक्चुअल परसेंटेज और उसे राउंड ऑफ करके मुझे दे दो, बढ़िया। उसके बाद इतने से हमारा काम हो जाएगा। अब हम प्यारे प्यारे मैसेज डिस्प्ले करा देंगे कि हाँ भाई मेरा काम हो गया। अब तुम ये देखो, system.out.println एक्चुअल परसेंटेज जो है वो भाई साहब का आया है एक्चुअल परसेंटेज। ठीक है, अब यही सेम लाइन मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, नेक्स्ट लाइन में पेस्ट कर देता हूँ, और एक्चुअल की जगह हो जाएगा इस बार राउंडेड। ठीक है, और यहाँ पे भी एक्चुअल की जगह हो जाएगा राउंड। कोई दिक्कत, कंपाइल करते हैं। एक काम रह गया, स्कैनर ऑब्जेक्ट को क्लोज भी कर। ठीक है, कर कंपाइल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स, क्लोज किया, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया। कहता है कि मार्क्स स्कोर डालो अपने। मैंने कहा ठीक, कोई बात, 97 आए हैं मेरे। कहता है टोटल मार्क्स बताओ, हमने कहा 200 मार्क्स का। कहता है एक्चुअल परसेंटेज इज इक्वल टू 0.0। ये क्या हो गया भाई, 0.0 क्यों आया एक्चुअल परसेंटेज? लॉजिक चेक करते हैं थोड़ा सा, क्या दिक्कत हो गई। हमारा मार्क्स भी इंटीजर था और टोटल मार्क्स भी इंटीजर था, तो जब इंटीजर से डिवाइड किया गया, तो हुआ ये जब इंटीजर से डिवाइड किया गया और 97 को 200 से डिवाइड किया गया, तो 97 को 200 से डिवाइड हो नहीं सकता, तो उसमें मिला 0, एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 100 विल बी 0। ये दिक्कत हुई है। तो अगर हम चाहते हैं कि वो डेसिमल वाला पार्ट बना रहे तो मुझे यहाँ पे डेटा टाइप इंटीजर नहीं डबल ले लेना चाहिए था। समझ में आ गई बात कि नहीं आई, क्लियर है? उसके लिए फिर हमें मेथड भी चेंज करना होगा, नेक्स्ट int नहीं नेक्स्ट डबल मेथड का यूज करो। ठीक है, तो कभी कभी ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, आपके साथ भी होंगी। कंपाइल किया, क्लोज किया, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया, और मार्क्स स्कोर जब मैंने डाला 97 और मैंने टोटल मार्क्स 200 डाले, तो इस बार परफेक्टली मुझे 48.5 मेरा एक्चुअल परसेंटेज दिखता है, और नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ होने के बाद वो मुझे 49.0 दिख 49.0 क्यों दिख रहा है, 49 दिखना चाहिए। उसकी गलती बस सिंपल सी थी, मैंने यहाँ पे इसे डबल में स्टोर कराया था, int कर देते। वैसे भी राउंड ऑफ मेथड को जब डबल वैल्यू दी जाती है वो लॉन्ग में रिटर्न करता है ना। अब ये एरर दे देगा,
बड़ी दिक्कत की बात, कोई बात नहीं, कोई बात, मैं इसे जबरदस्ती INT में टाइपकास्ट करा देता हूँ, ठीक है, एक्सप्लिसिट टाइपकास्ट, क्लियर है बात, बढ़िया, कोई दिक्कत ही, कंपाइल्ड, क्लोज, कोई दिक्कत नहीं, राइट क्लिक, मेन मेथड कॉल लगाइए, ओके, फिर से वही नंबर देता हूँ 97 200, इस बार परफेक्टली 49 दिख रहा है, 49.09, समझ में आ गई बात क्या हुआ, बढ़िया। ये प्रोग्राम भी आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे इसको कवर अप कर लिया और हमको समझ में आया कि कैसे math.round का यूज़ करना है। जितने भी हम मेथड पढ़ रहे हैं, math.round, math.floor, math.seal, इनका रियल लाइफ में यूज़ पड़ता है और हमें प्रोग्राम में यूज़ करना पड़ता है, तो वो समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 2 प्रोग्राम करवा। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। हमने math.round, math.seal और math.floor मेथड के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया, साथ में 2 प्रोग्राम भी कर लिए जिसमें हमने इन मेथड्स का रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन भी देखा कि वो कहाँ पर इस्तेमाल करने पड़ सकते। इससे कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं सिर्फ इतना आइडिया अगर आपको हो जाए कि मेथड काम कैसे कर रहे हैं, मेथड को वैल्यू दी जाएगी तो वो रिटर्न क्या करेंगे और कोड में सिंपल एक लाइन में कैसे यूज करना है इनको, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो बहुत है, काफी है। इस लेक्चर का गोल भी यही था, आपको समझाना। सो दैट इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।